How long is America going to protect Rome and Tokyo, date which will live? कहानी की शुरुआत होती है सन 1986 से, जहां पर हमें दो बच्चे दिखाई देते हैं और वो दोनों एक प्लेन में खेल रहे थे, जिनमें एक का नाम रीफ होता है और दूसरा इसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। ये दोनों ये समझ रहे थे कि जैसे ये किसी जंग में हैं और जर्मन्स को मार रहे हैं, तभी वहां पर रीफ के डैड अपना प्लेन लेकर आते हैं। वो दोनों बच्चे खेलते खेलते उस प्लेन में चले जाते हैं और गलती से अपने डैड का प्लेन चलाने लगते हैं। वो जहाज़ उड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, लेकिन वहाँ पर रीफ के फ्रेंड के डैड आते हैं जो अपने बेटे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ पर रीफ अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके डैड पर हमला कर देता है और उन्हें कहता है कि अंकल आप बहुत ही बुरे हैं, बिल्कुल जर्मन्स की तरह। ये सुनकर उसके फ्रेंड के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं जर्मन्स नहीं हूँ, बल्कि मैं पहली जंग में उनके खिलाफ लड़ा था और ये बहुत बुरा मंजर था जहाँ पर सबको बड़ी बेरहमी से मारा गया था। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रेफ का दोस्त उसे कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मुझे हमेशा बचाते हो। इसके बाद हमें टाइम दिखाया जाता है 1941 का। ये वो वक्त था जब दूसरी जंग शुरू हुई थी। जर्मन्स ने यूरोप पर हमला कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस जंग में हिस्सा नहीं डाला था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रीफ और उसका दोस्त बड़े हो चुके हैं और वो एयरफोर्स में होते हैं। यहाँ पर रीफ को उनका कैप्टन बुलाता है और कहता है कि ब्रिटिश आर्मी ने तुम दोनों को जंग के लिए चुन लिया है और कहता है कि अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम लोग जाना चाहते हो कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि हमें आज नहीं तो कल इस जंग में ज़रूर उतरना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बहुत सारे पायलट्स की ज़रूरत होगी और ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सब तुम पर छोड़ दिया है। इस पर रेफ कहता है कि सर, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। इस पर मेजर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ज़रूर जाता। अब रेफ भी जाने की तैयारियां करने लगता है। असल में जर्मन के लीडर ने लगातार यूरोप पर हमला करके उसे कमज़ोर कर दिया था। वो यूरोप पर हावी हो रहा था, इसीलिए ब्रिटिश अमेरिका की मदद चाहते हैं। जब रीफ के दोस्त को पता चलता है कि वो जंग में लड़ने के लिए जा रहा है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे पता था कि जो भी इस जंग में जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तब रीफ उसे समझाता है कि मैं जल्द ही 25 का हो जाऊंगा और उसके बाद ये लोग मुझे टीचर बना देंगे, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, एयरफोर्स के लिए लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो। इसके बाद रेफ मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है जो जंग में लड़ने से पहले किया जाता है। में पूरा बॉडी टेस्ट होता है ताकि देखा जाए कि कोई मसला तो नहीं। अब रेफ के साथ एक मसला था, उसे पढ़ने में मसला हो रहा था, लेकिन वहाँ पर एक लेडी नर्स बैठी हुई होती है जिसका नाम एवलीन होता है। उसे समझ आ गई थी कि रेफ को पढ़ने में मसला हो रहा है और वो उसे बताती भी है कि हमें बहुत तेज नज़र वाले लोग चाहिए, लेकिन तुम्हारी नज़र बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मैं तुम्हें पास नहीं कर सकती। यहाँ पर रेफ उसे कहता है कि मुझे सिर्फ पढ़ने में मसला हो रहा है, वैसे मेरी नज़र बहुत तेज़ है कि मैं भागते हुए खरगोश पर भी निशाना लगा सकता हूँ। वो उसका शौक और जुनून देखकर उसे पास कर देती है। अब यहाँ पर रेफ पहले ही नज़र में एवलीन को पसंद करने लगा था और वो इस बारे में एवलीन को बता भी देता है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब उसे एक दिन रेफ बता देता है कि मैं जंग पर जा रहा हूँ। यहाँ पर एवलीन बहुत डिसहर्ट होती है और कहती है कि वो तुम्हें कैसे ज़बरदस्ती जंग पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर रेफ उसे कहता है कि मुझे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा रहा, बल्कि मैं अपनी चॉइस पर जा रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था अपनी आर्मी फोर्स के लिए, इसीलिए मैं उस जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। और फिर वो जंग के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट दिखाया जाता है और वो कहता है कि आखिर कब तक हम लोग ड्रामा करते रहें कि जंग नहीं होगी, जबकि दूसरी जंग स्टार्ट भी हो चुकी है। यहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है कि हमें भी अपने दूसरे मुल्कों का साथ देना चाहिए। तब उस टीम में से कोई भी प्रेसिडेंट का साथ नहीं देता और कहते हैं कि दुश्मन हमारे खिलाफ सामान बना रहे हैं, जैसे टैंक्स और बॉम्ब्स, और हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, इसीलिए हम जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी तरफ जापान अपना परेशान होता है क्योंकि अमेरिका ने उन्हें तेल देना बंद कर दिया है और उनके पास तेल सिर्फ इतना ही होता है जो वो 18 महीनों तक इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर जापान का प्रेसिडेंट कहता है कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें अमेरिका पर हमला करना होगा, हम छुपकर हमला करेंगे और उनकी फोर्स को गिरा देंगे।
और वो पूरी जगह जिसका नाम पर्ल हार्बर है उसे तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ रेफ जंग कर रहा होता है और दुश्मन के कई जहाज़ों को वो गिरा भी देता है और साथ ही साथ एवलीन को खत भी लिखता रहता है। साथ ही साथ वो एवलीन को ये भी बताता है कि यहाँ पर हर कदम पर खतरा है। कल रात मैंने जिन 2 पायलट्स के साथ खाना खाया वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब अगले दिन रेफ फिर से जंग के लिए जाता है और यहाँ पर उसके जहाज़ पर बहुत सारी गोलियां बरसाते हैं दुश्मन ममालिक के लोग। तब उसके जहाज़ में आग लग जाती है और उसका जहाज़ पानी में जाकर गिरता है और कहीं खो जाता है, जिससे सब लोग ये मानने लगते हैं कि रेफ मर चुका है। अब ये खबर एवलीन को उसका दोस्त देने आता है, क्योंकि रेफ ने जाते वक्त बोला था कि अगर मैं वापस ना आ सका तो तुमने ये खबर एवलीन को देनी है ताकि उस वक्त में उसका दोस्त उसे संभाल सके। अब एवलीन ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अब वक्त के साथ साथ वो सभी यादों को मिटाने लगती है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे कहा था कि तुम्हें सब बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ रेफ का दोस्त भी उसे पसंद करने लगा था और एवलीन को भी आगे बढ़ना था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यूरोप पर हमला करने की तैयारी कर रहा था ताकि वो पर्ल हार्बर को तबाह कर सके। अब यहाँ पर जापान हर तरह की इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर लेता है, वहाँ की पिक्चर्स, वीडियोस, सब कुछ, यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता चल जाता है कि पानी में कौन सा जहाज़ किस टाइम कहाँ पर होता है। और वो अमेरिका को डिस्टर्ब करने के लिए उल्टे सीधे मैसेजेस भी उन्हें भेजते रहते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि जापान उन पर अटैक करने वाला है, बल्कि उन्हें शक था कि जापान कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहा है। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि जापान पूरे जंग की तैयारी भी कर चुका है। अब हमें एवलीन दिखाई जाती है जो कि अपने घर में होती है और उसे अचानक से रेफ नज़र आता है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे तो यही खबर मिली थी कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे। तब रेफ कहता है कि हाँ, मेरा जहाज़ पानी में गिर गया था लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं ढूंढ सका। तब मछुआरों के एक जहाज़ ने मुझे पकड़ा और अपने साथ अपने गांव ले गए। वहाँ से मैं तुम्हारे साथ राब्ता नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पर एक एक सेकंड तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन तभी एवलीन उसे बता देती है कि मैं और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी वहाँ पर रेफ का दोस्त भी आ जाता है। रेफ उस पर बहुत गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात रेफ के दोस्त उसके आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। तभी वहाँ पर रेफ का वही दोस्त भी आता है, लेकिन उन दोनों के दरमियान बहस होने लगती है। रेफ उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब रेफ का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब हमें यह खबर मिली कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे तो हम सब बहुत टूट गए थे। इसी दौरान हमें नहीं पता चला कि हम लोग कब करीब आ गए। लेकिन रेफ उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो उसी पर ही चिल्लाने लगता है। अब दोनों को ही गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन काफ़ी लड़ाई के बाद उन दोनों का जब गुस्सा ठंडा होता है तो दोनों साथ ही गाड़ी में बैठकर बातें करने लगते हैं। तब रेफ का दोस्त उसे कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रेफ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक हो पाए। दोनों बातें करते हुए रात को गाड़ी में ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ अब अमेरिका को पता चल गया था कि जापान हम पर हमला करने वाला है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो कौन सी जगह पर एग्जैक्ट हमला करेंगे। जापान का प्लान था कि वो सुबह के टाइम पर्ल हार्बर पर हमला करेंगे और वहां पर सारे जहाज़ों को तबाह कर देंगे। और वो अपने प्लान के मुताबिक कुछ हवाई जहाज़ भेजते हैं और उनसे वो पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं। इस हमले में जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमला था। अब यहाँ पर लड़ने के लिए रेफ और उसका दोस्त भी अपने जहाज़ में आ जाते हैं। यहाँ पर रेफ कहता है कि मुझे लड़ने के लिए एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है और तुम मेरा साथ ज़रूर देना। इसके बाद वो दोनों जापान के जहाज़ों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जापान के टोटल 350 प्लेन थे और वो इन पर भारी पड़ रहे थे। अब यहाँ पर जापान के प्लेन्स रेफ के प्लेन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी टीम के साथ मिलकर उनके 25 प्लेन्स बिल्कुल ही तबाह कर देता है। इससे जापान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका को बहुत पड़ता है, क्योंकि उनकी काफ़ी तबाही हुई थी और सभी लोग मारे भी गए थे, इसीलिए उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट लोगों से बात कर रहे होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि इतने अरसे तक हम लोग दिखावा ही करते रहे कि हमारे जापान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी लड़ाई चलती रही।
इसीलिए अब वो वक्त आ गया है जब हम भी जंग के मैदान में उतरे हैं। इसीलिए अब वो वक्त आ गया है कि जब हम भी जंग के मैदान में उतरेंगे और मैं ऐलान करता हूँ इस जंग का। यहाँ पर रेफ और उसके दोस्त को एक खुफिया मिशन के लिए भेजा जाता है। अब वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एवलीन रेफ के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने और तुम्हारे दोस्त ने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन हमें वक्त का पता नहीं चलता। इसके बाद रेफ सिचुएशन को देखते हुए उन दोनों को माफ़ कर देता है और वो अपने दोस्त को समझाता है कि तुम इस जंग पर ना जाओ, क्योंकि एवलीन एक बार पहले भी अपना प्यार खो चुकी है। रेफ को इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो लोग इस जंग पर गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। इस पर रेफ का दोस्त उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, बचपन से ही तुमने मेरी हिफाजत की है, लेकिन आज नहीं। इन दोनों के साथ और भी बहुत सारे पायलट्स होते हैं। अब यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि तुम लोग टोक्यो पर हमला करोगे, जो जापान के बिल्कुल बीचों बीच है। ये मिशन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारी नेवी हमें टोक्यो से कुछ मील दूर ले जाएगी, जिसके बाद हम वहाँ से प्लेन के जरिए आकर हमला करेंगे। और फाइनली अब वो दिन आ जाता है जिस दिन इन लोगों ने जाना था। यहाँ पर रेफ कैप्टन से कहता है कि जापान ने हम पर 350 जहाज़ों के जरिए हमला किया था और हमारे तो सिर्फ 16 ही हैं। तब कैप्टन उसे कहते हैं कि उन लोगों ने हम पर हथौड़े से हमला किया था, लेकिन अगर हम लोग अपनी छोटी सी फोर्स के साथ उन पर हमला कर सकें और कामयाब हो जाएं, तो हम लोग उन्हें कांटे के जैसा चुभ सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखो, जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनको उसका यकीन होता है। अब इन लोगों ने जहाँ से निकलना होता है वहाँ पर जापान की शिप्स आ जाती हैं और सारा मसला फ्यूल का होता है, क्योंकि उन लोगों ने दूसरी साइड चाइना जाना था और इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता। लेकिन इसके बाद उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। आखिरकार वो लोग अपने 16 के 16 प्लेन्स लेकर उड़ जाते हैं और जापान पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते ही अपने प्लान के मुताबिक वो टोक्यो पर हमला करना शुरू कर देते हैं और ये लोग अपने मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। अब इन लोगों ने समंदर के ऊपर से चाइना पहुंचना था, लेकिन जिस बात का डर था वही होता है, इनका फ्यूल खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें ज़मीन दिखती है और ये लोग वहाँ पर उतरने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी रेफ और उसके दोस्त का प्लान उतरते उतरते ही क्रैश हो जाता है और यहाँ पर उन्हें बहुत सारे जापानीज का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर वो रेफ के दोस्त को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच गोलियों की बारिश हो रही होती है, हालांकि वो लोग बहुत सारे जापानीज को मार भी गिराते हैं। इसी दौरान गोलियां रेफ के दोस्त को भी लग जाती हैं। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि रेफ उसे अपने गोद में लेता है और वो उसे बताता है कि तुम बाप बनने वाले हो। वो खुश भी होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, इसीलिए वो अपनी आखिरी सांसें रेफ की गोद में लेता है और उसे कहता है कि आज से तुम उसके बाप हो। और यहीं पर वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। आज से पहले अमेरिका को नहीं पता था कि जीत का जुनून क्या होता है, लेकिन आज के बाद उनमें ये जज्बा पैदा हो जाता है और अब वो लोग अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जब एवलीन को अपने शौहर की मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग चाहकर भी नहीं बदल सकते। उन्हीं में से एक चीज़ मौत है। अब इन सभी फौजियों को बहुत इज्जत दी जाती है, क्योंकि इन लोगों ने अपने मुल्क के लिए वो किया होता है जो कोई ना कर सके। इसके बाद रेफ और एवलीन शादी कर लेते हैं। इन दोनों का एक बच्चा भी होता है जो रेफ के दोस्त का था। रेफ उस बच्चे को उसी प्लेन में लेकर जाता है जिसमें बचपन में वो एक बार अपने दोस्त के साथ गया था, जो गलती से चल पड़ा था। इसी तरह इनकी जिंदगी चलती रहती है। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके जो गलती की थी, उसके बदले में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करके वो बदला पूरा किया था, इस जंग को ख़त्म किया था। इस हमले में तकरीबन 3.5 लाख तक लोग मारे गए, जिसके बाद जापान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन लोगों ने अमेरिका से सुलह कर ली। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।